प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा कल के टॉपिक को आगे हम प्रोसीड करेंगे। कल हमने टॉपिक शुरू किया था एंजाइम कैटालिसिस का। तो कल जस्ट मैंने आपको बस ये बताया था कैटालिसिस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कैटालिसिस क्या होते हैं और प्रमोटर एंड पॉइजन ऑफ कैटालिस्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आज हम इसके बाद इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैटालिस्ट में ही एक टॉपिक है एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। देखिए बेटा मयंक, आज सही दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है बेटा? बहुत बार ये क्वेश्चन एक नंबर में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट क्या होती है। तो एक्टिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ ए कैटालिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिविटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ ए कैटालिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन है हमें उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसका रेट बढ़ाना है। तो रेट बढ़ाने में टेंडेंसी कितनी है कैटालिस्ट की, कितना वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो ये लिया 2 मोल ऑफ H2 प्लस में O2 और इन दोनों से क्या बन गया 2 मोल ऑफ H2O। अब अगर मुझे इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे कैटालिस्ट लगा लूँ। तो मैंने मान लो कैटालिस्ट में यहाँ पे ले लिया बेटा प्लेटिनम। कैटालिस्ट में हमने यहाँ पे क्या लिया? प्लेटिनम लिया। ठीक है, तो भाई तुम टाइम पे आया करो ना सारे। तो यहाँ मैंने कैटालिस्ट में डाल लिया Pt। अभी जो रिएक्शन जिस रेट से हो रही थी, अगर मैं यहाँ पे प्लेटिनम डाल लूंगी तो अब इस रिएक्शन का रेट और भी ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा अब म्यूट रखो, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, या फिर सबको म्यूट करूँ? मैं चाहती हूँ आपको म्यूट ना करूँ ताकि तुम डाउट वगैरह पूछ सको। तो 2 मोल ऑफ H2 प्लस O2, इससे बन गया 2 मोल ऑफ H2O, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट Pt। तो कैटालिस्ट का यहाँ पे एक ही काम है, इट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड को ये बढ़ा देगा बेटा। ठीक है, अब सेकंड है सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। तो नेक्स्ट है बेटा सेलेक्टिविटी। जैसे बेटा हर एक लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है ना, ऐसे ही जो हर एक कैटालिस्ट है उनका काम भी फिक्स होता है। तो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ ए कैटालिस्ट, एबिलिटी ऑफ ए कैटालिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन। मतलब कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी वो कौन बताता है? सेलेक्टिविटी। रिएक्शन किस स्पीड से होगा उसे तो हम बोलते हैं एक्टिविटी, और जो रिएक्शन हो रही है वो किस डायरेक्शन में जाएगी उस चीज को हम बोलते हैं सेलेक्टिविटी। ठीक है, अब आप इसे डिफरेंस से समझे बेटा, देखो ध्यान से। मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी, 3 एग्जाम्पल में लिख रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है CO प्लस H2 और इससे सिर्फ बन रहा है HCHO। इसका नाम होता है मिथेनल। आप चेक करो बिल्कुल बैलेंस है। सेकंड में मैंने लिया CO प्लस 2 मोल ऑफ H2, तो इससे हमारा बना CH3OH गैसीय स्टेट में, ये मिथेनॉल बना। और थर्ड मैंने ले लिया CO प्लस 3H2, तो इससे बच्चों बना CH4 प्लस में निकला H2। तो क्या तुमने एक बात नोट करी?
तीनों एग्जाम्पल में कैटालिस्ट सेम है, रिएक्टेंट सेम है। पहले में रिएक्टेंट CO प्लस H2 है, दूसरे में रिएक्टेंट CO प्लस H2 है, तीसरे में भी रिएक्टेंट CO प्लस H2 है। हाँ, ये जरूर क्वांटिटी उनकी अलग अलग है। पहला है 1:1, पहले में क्वांटिटी क्या है 1:1, दूसरे में क्वांटिटी क्या होगी 1:2, थर्ड में क्वांटिटी क्या होगी 1:3। आप खुद देख सकते हो बेटा, पहले में क्वांटिटी है 1:1, सेकंड में है 1:2, थर्ड में है 1:3, बट सारों में रिएक्टेंट तो सेम है ना। लेकिन आप देखो रिएक्टेंट सेम होने के बावजूद भी जो प्रोडक्ट बने वो अलग अलग बने। एक बार एल्डिहाइड मिथेनल बन रहा है, एक बार अल्कोहल मिथेनॉल बन रहा है, और एक बार मीथेन गैस बन रही है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैटालिस्ट। अगर मैं यहाँ पे कैटालिस्ट लेती हूँ Cu, तो एल्डिहाइड बनेगी। अगर यहाँ मैंने कैटालिस्ट लिया Cu साथ में ZnO या Cr2O3, तो अल्कोहल बनेगा। और अगर मैं यहाँ पे कैटालिस्ट लूंगी निकल, क्या लूंगी निकल, तो फिर यहाँ पे CH4 बनेगा। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा CH4। तो आप लोग समझे, तीनों एग्जाम्पल में रिएक्टेंट आपका बिल्कुल सेम था, CO प्लस H2, CO प्लस H2, CO प्लस H2, बस मोलर रेशियो अलग अलग था। लेकिन तुम देखो रिएक्टेंट अलग होने के बावजूद भी प्रोडक्ट सारों में सेम ही प्रोडक्ट सब में अलग बन रहे हैं। पहले में प्रोडक्ट बन रहा है मिथेनल, दूसरे में बना मिथेनॉल, और थर्ड में क्या बना सिर्फ मीथेन। थर्ड में तो क्या बना बेटा सिर्फ मीथेन बना प्लस वाटर निकल गया। तो इस चीज को हम बोलते हैं सेलेक्टिविटी। सब इसको तैयार कर लेना, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट करो एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट को। तो एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट क्या होती है? ये टेंडेंसी है एक कैटालिस्ट की टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन सेलेक्टिविटी क्या है? ये एबिलिटी है एक कैटालिस्ट की टू डायरेक्ट द रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन तुम करवा रहे हो किस डायरेक्शन में जाएगी, उनसे किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इसका पता किससे चलता है? सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट से। हाँ भी, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। कोई डाउट इसमें? बोलो, किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। नो मैम। ठीक है, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अपना। देखिए, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं, टाइप ऑफ कैटालिसिस। टाइप ऑफ कैटालिसिस। तो बेटा कैटालिसिस होते हैं दो तरह के। पहला है होमोजीनियस कैटालिसिस, और दूसरा है हेट्रोजीनस कैटालिसिस। होमोजीनस कैटालिसिस और हेट्रोजीनस कैटालिसिस, दो तरह के कैटालिसिस होते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप देखिए। तो इन दोनों माइनर सा डिफरेंस है, वो क्या होगा? जो होमोजीनस कैटालिसिस है ना, होमोजीनस कैटालिसिस में रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट are present in same state. अगर होमोजीनस कैटालिसिस है तो वहां पे रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की सेम स्टेट रहती है, और अगर हेट्रोजीनस कैटालिसिस है तो यहाँ पे रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट जो है हैव डिफरेंट स्टेट।
अगर एक ही स्टेट में होंगे, बोथ आर सॉलिड, बोथ आर लिक्विड, बोथ आर गैस, तब तो वो होमोजीनस होगा। प्रोडक्ट को छोड़ दो, सिर्फ रिएक्टेंट और कैटालिस्ट को आप लोग देखेंगे, प्रोडक्ट से कोई मतलब ना हो। तो अगर आपका रिएक्टेंट और कैटालिस्ट एक ही फेज में है तो वो होमोजीनस है, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट अलग अलग फेज में है तो वो हेटेरोजीनस है। अब आप इनका देखें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, मान लो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 2 moles of CO गैस प्लस O2 गैस, एरो पे मैंने लिखा NO गैस, इससे बन गया 2 मोल ऑफ CO2 गैस। तो आपको सिर्फ देखना है रिएक्टेंट और कैटालिस्ट को। दोनों रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है और जो कैटालिस्ट है वो भी गैसियस स्टेट में है। दोनों रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है और जो कैटालिस्ट है वो भी गैसियस स्टेट में है। तो ये किसका एग्जांपल है? होमोजीनस कैटालिसिस का। इट इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। अब सेकंड है हेटेरोजीनस कैटालिसिस। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट है उनका फेज अलग अलग होगा, उनकी स्टेट डिफरेंट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, तो अब मैं इसका एग्जांपल करवा रही हूँ। मान लो मैंने ये लिया N2 गैस प्लस 3 मोल ऑफ H2 गैस, हेबर प्रोसेस है, इससे बना दिया 2 मोल ऑफ NH3 गैस। तो आप लोग बेटा यहाँ पे खुद देखिए, यहाँ पे एरो पे कैटालिस्ट आएगा Fe सॉलिड। तो तुम खुद मैच करो, रिएक्टेंट की स्टेट तो गैसियस है बट कैटालिस्ट की स्टेट कैसी है? सॉलिड है। तो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट अगर अलग अलग फेज में हो तो उसे बोलते हैं हेटेरोजीनस कैटालिसिस, और अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में ही हो, सेम स्टेट में ही हो, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनस कैटालिसिस। समझ गए बेटा बात को? रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का फेज सेम हो तो होमोजीनस होगा, और फेज अलग अलग होगा, स्टेट अलग अलग होगी तो फेज आपका हेटेरोजीनस होगा। ओके, हाँ भी समझ में आ गया टॉपिक तुम्हें? चलिए देखो बेटा आगे करते हैं टॉपिक कौन। अब हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनस कैटालिसिस। थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनस कैटालिसिस। देखो बेटा इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है, और करके मैं लिख देती हूँ, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, इस थ्योरी में क्या है, मान ये हमारे पास कोई भी कैटलिस्ट है, ये एक कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट के पास क्या है, फ्री वैलेंसीज है। कैटलिस्ट है फ्री वैलेंसी। अब मैंने यहाँ लिए दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल,
प्लस हमने ले लिया ए एंड बी। क्या लिया? ए एंड बी। तो यहाँ डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का। यहाँ पर डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का। कैसे? जो भी तुम्हारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आए हैं, मान लो ए और बी ही आए हैं, तो ए और बी यहाँ पे काम कर रहे हैं रिएक्टेंट का। ठीक है, तो क्या होगा? कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसी है, तो कोई भी रिएक्टेंट हम लेंगे, मान लो मैंने रिएक्टेंट यहाँ पे लिया ए और बी, तो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर ए और बी आके जुड़ जाएगा वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो देखिए क्या बनेगा, ये कैटलिस्ट था। अब यहाँ पे ए और बी आपस में आके जुड़ गए। ठीक है, ए और बी मॉलिक्यूल सरफेस पे आके जुड़ गए वीक वान डेर वाल फोर्स से। तो इसे बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन तो हुआ, धीरे धीरे क्या बनने लगेगा? इंटरमीडिएट। तो उससे क्या होगा देखो, ये है बेटा एक रिएक्टेंट था, तो यहाँ पे अब जो ये ए और बी है ना, इन्होंने आपस में भी क्या किया? बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। दे स्टार्ट टू फॉर्म इंटरमीडिएट, मतलब ये बन गया बेटा यहाँ पे जो ये ए और बी था ना, इनके बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो गया। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ बेटा क्या बना? इंटरमीडिएट बना। अब बन चुका है इंटरमीडिएट, तो अब किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? प्रोडक्ट की। अब किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? प्रोडक्ट की। देखो कैसे होगी, अब देखो बेटा क्या होगा, जो ये ए और बी के बीच का बॉन्ड था, ये पूरी तरीके से बन गया। ए और बी का पुराना बॉन्ड पूरी तरीके से टूट गया। तो फाइनली अब यहाँ पे होगा डिजॉर्प्शन, मतलब कि रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। डिजॉर्प्शन करोगे तो क्या होगा? सरफेस एज इट इज रह जाएगा, और ए और बी में बॉन्ड बन के क्या बन जाएगा? कंपाउंड। पहले ए और बी अलग अलग थे, अब जो ए और बी है आपस में जुड़ चुके हैं, और जुड़ के यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है कंपाउंड की। तो यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन भी होता है, इंटरमीडिएट भी बनता है, मतलब कि केमिकल एडजॉर्प्शन भी होता है, और फाइनली उसके बाद डिजॉर्प्शन होता है। व्हाट इज डिजॉर्प्शन? द रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस, उसको हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये आपका 4-5 स्टेप का मैकेनिज्म हुआ। टॉपिक आपका था थ्योरी ऑफ हिट्रोजीनस कैटालिसिस, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बोर्डन एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसमें कोई भी कैटालिस्ट है, उसका सरफेस एक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके जुड़ते हैं, फिर उससे बनता है फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, फिर केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, इंटरमीडिएट बनेगा, और जैसे ही इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्टेंट उस सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, और वो सरफेस दोबारा एक्टिव हो जाता है फॉर द न्यू साइट। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ हिट्रोजीनस कैटालिसिस। कोई डाउट है किसी को? तो बताओ यहाँ पे। बताओ, बोलो बेटा।
हाँ भी तो कर लोगे ये। ओके वेरी। यस मैम। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है जियोलाइट्स और सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। जियोलाइट्स इसी को हम बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। जियोलाइट से क्या होते हैं? शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस होते हैं। व्हाट आर जियोलाइट्स? तो पहला पॉइंट, जियोलाइट्स होते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट्स। जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट। जनरल फॉर्मूला इसका MXYN AlO2X और SiO2Y। ये फॉर्मूला है जियोलाइट्स का, MXYN। AlO2 तो है X और SiO2 है Y। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये N है, ये N क्या है? बेटा अपने आप को म्यूट रखो। किसका वो नहीं है ऑडियो? हरिओम का। तो बेटा यहाँ पे N है, चार्ज ऑन मेटल कैटायन। M यहाँ पे, N यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑन मेटल कैटायन। और इनटू में यहाँ पे Z मोल ऑफ H2O हो रहे हैं। और Z क्या है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। Z क्या है बेटा? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और N क्या है? चार्ज ऑन द कैटायन। ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है जियोलाइट्स का। ये एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। जनरल फॉर्मूला है MXYN AlO2X हो गया, SiO2Y हो गया, इंटू Z मोल ऑफ H2O हो गया। N तो होता है चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन कैटायन के ऊपर। और Z यहाँ पे है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। हो गया भाई यहाँ तक?